वाला है। दोपहर 12 बजे बिल को लोकसभा में केंद्र सरकार लाने की तैयारी में आज ही वोटिंग होगी और ये तय माना जा रहा है कि मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल के सबसे अहम बिल पर आज जीत हासिल कर सकती है। हालांकि इस बिल को लेकर जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। देश भर में विरोध प्रदर्शन इसे लेकर हुआ। बीजेपी ने अपनी पिच हालांकि पूरी तरह से तैयार कर ली है और नीतीश, चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए की सभी पार्टियां लामबंद हो गई है। सांसदों के लिए व्हिप भी यहां जारी कर दिया गया है। शिवम, बिल्कुल, देखिए सरकार ने सहयोगी दलों के सुझावों को भी शामिल किया है। इधर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां संसद में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेंगी। अब ये देखना होगा ये कितना बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि भाई बहुत मुश्किल भी हो सकता है, मुश्किल का सामना सरकार को करना पड़ सकता है। लोकसभा में अगर नंबर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी पेचीदगी, देखिए जेडीयू यहां पर अगर साथ दे, साथ साथ बाकी पार्टियां साथ दें, आरएलडी साथ दे, और तब जाके बड़ी आराम से, देखिए सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट यहां पर है, लेकिन विपक्ष ने बनाई है सरकार को घेरने की रणनीति। विपक्ष पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही है। विपक्ष में आप चाहे आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए, संजय सिंह को ही ले लीजिए, तो वो भी कहते हैं कि भाई सरकार को पता है कि शायद वो इस बिल को पास ना करवा पाए, लेकिन सरकार यहां पर पूर्णतः कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। जगदंबिका पाल की तरफ से जो भी स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल, ये जो बिल है, ये जो इसको पास करा लिया जाएगा, संशोधन को जो पास करा लिया जाएगा, ये मुसलमानों के हित में है। अब देखना है कि विपक्ष किस मुद्दे को लेकर इसका विरोध करता है। सुनिए। बिल्कुल, तो संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की शक्तियों को नियंत्रित करने और संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए इसे लाया जा रखा है। हालांकि इसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। तमाम जो मुस्लिम संगठन हैं उनकी तरफ से इसका विरोध हुआ है और विपक्षी जो गठबंधन है उनकी तरफ से भी विरोध की उम्मीद लगाई जा रही है कि आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आने वाले हैं। हालांकि जो नंबर गेम है वो कहता है कि इसमें बीजेपी को, एनडीए को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन देखना होगा कि आज चर्चा के दौरान क्या कुछ होने वाला है। देश भर में इसका विरोध हुआ है, लेकिन आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल ये पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा होगी। इंडिया गठबंधन की पार्टियां बिल का विरोध करेंगी। इसे लेकर इंडिया गठबंधन की तरफ से बैठक भी हुई है। इस पर रणनीति बनाई गई है। विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बनाई है। सरकार और विपक्ष दोनों इस मुद्दे पर अपनी अपनी कमर कस चुके हैं। अब देखना है कि आज संसद में क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, थोड़ा ही समय बाकी है। दर्शकों, लगातार हम आपको अपडेट्स के साथ बताते रहेंगे इस मामले को लेकर। ये देखिए, ये काली पट्टियां लगाकर जो नमाज अदा की गई थी, ये कई मुस्लिम संगठनों के द्वारा, कह लीजिए, ये विरोध प्रदर्शन जताने का एक तरीका साबित हुआ, लेकिन इसका वाकई कितना असर हुआ, क्योंकि भाई अब इसमें जो बदलाव होगा वो मुसलमानों के हित में होगा। सरकार बार बार ये क्लियर करना चाहती है, स्पष्ट करना चाहती है कि इस बिल का विरोध करके, इस संशोधन का विरोध करके कोई लाभ नहीं होने वाला। अंततः मुसलमानों का नुकसान होगा अगर इसका विरोध किया जाता है। विपक्ष भूमिका जरूर बना रहा है, लेकिन अंततः क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो चलिए, ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी कि वक्फ को लेकर अपडेट क्या है, और हमारे साथ इस वक्त तमाम मेहमान हैं। सोनिका, मेहमानों पर चलते हैं। सबसे पहले अहमद अयाज सचिव हमारे साथ हैं जेएनके एमपीएलबी के, और साथ ही साथ अनंत अमित जी, नेता बीजेपी के, दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अहमद अयाज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अनंत अमित जी, आपका भी स्वागत है। अहमद अयाज जी, क्या कहेंगे, एक मुसलमान होने के नाते भी, एक नेता होने के नाते भी, अब जो ये संशोधन हो रहा है, वक्फ की असीमित शक्तियों को अगर सीमित कर दिया जा रहा है और उसमें मुसलमानों का हित होता है, तो क्या कहेगा एक मुस्लिम नेता? आपके द्वारा क्या कहा जाएगा, ये बताइए। अभी तक तो आज तक यही देखा गया कि भाई इसमें हित नहीं नजर आ रहा है मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों का सोच जो है, और सही भी है, वो ये है कि एक मुसलमानों का अंदरूनी मामला है। वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो मुसलमानों की डोनेट की हुई प्रॉपर्टी है, और उनको मैनेज करना उनका काम है। वो ये आज से पहले नहीं, बल्कि ब्रिटिश से पहले, जब ब्रिटिश हुकूमतें थी तब से मैनेजमेंट करते आए हैं लोग। तो अब इसको बहुत सी शक शुबहात की नज़रों से देख रहा है, और उसके लिए कोई रीज़न भी है कि इसमें जो संशोधन करने की बात है कि इसमें प्रॉपर कंसल्टेशन नहीं की गई, या इसको इसमें संशोधन करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये हम मान लेते हैं कि इसमें, मैं ज़ाती तौर पर मान लेता हूँ कि इसमें
मैनेजमेंट की इश्यूज है, मिसमैनेजमेंट के इश्यूज है, कुछ करप्शन के भी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर देखेंगे तो वो सिर्फ उस, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी शायद उसी चीज को लेकर इसमें संशोधन लाने की कोशिश करी है, लेकिन जब हम देखेंगे तो करप्शन सिर्फ सिर्फ वक्फ बोर्ड में ही नहीं ठीक है। अहमद जी, है। आपके अकॉर्डिंग संशोधन की जरूरत नहीं है इसमें। अनंत अमित जी, आप अपना जवाब दीजिएगा कि तमाम विपक्ष की तरफ से भी यही कहा जा रहा है, जो मुस्लिम संगठन है वो भी यही कह रहे हैं कि संशोधन की जरूरत ही नहीं है। देखिए, वक़्फ़ संशोधन बिल जो है ये देश की जरूरत है और उन तमाम मुस्लिम भाइयों के लिए है जो कि अपने आज तक वो विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाए। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। देश की आजादी को लगभग 75 वर्ष हो गए। मैं सभी दर्शकों से भी आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके जितने दर्शक है, एक व्यक्ति सिर्फ बता दे कि वक्फ बोर्ड से हमें कोई फायदा हुआ है। आज मुसलमानों की जिन जमीनों पर मुसलमानों के लिए जो योजना बनाई गई है, वक्फ संशोधन बिल जो भारत हमारी सरकार लेकर आ रही है, आप ये बताइए, जो इस बिल की सबसे मुखालफत कर रहे हैं उस व्यक्ति ने हैदराबाद में एक अस्पताल बना रखा है, 3.5 लाख करोड़ रुपए का उनके पास वक्फ की जमीन है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप ओवैसी का नाम ले रहे हैं? अमित जी, आप ओवैसी का नाम ले रहे हैं? निश्चित तौर पे मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप बता दीजिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति का या उनके समाज का या किसी भी असहाय व्यक्ति का उन्होंने फ्री में मुफ्त इलाज किया है क्या? एक कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है जिनका रामगढ़ के 200 एकड़ में उनकी रिसोर्ट बनी हुई है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि वक्फ बिल संशोधन, एक दिल्ली में 5 स्टार होटल है, 1 रुपए पे दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि वक्फ बिल संशोधन से एक मुस्लिम भाइयों को अगर फायदा हुआ होगा तो 10 रुपए का उन्होंने किसी को क्या ब्याज पैसे दिए हैं क्या? 10 रुपए की मदद की है क्या? मैं पूछना चाहता हूं। ये क्विक रिस्पॉन्स ले लेते हैं अहमद अयाज जी से। अहमद जी, ये देखिए आप कहते हैं कि भाई इसको संशोधन की आवश्यकता नहीं थी, बदलाव की आवश्यकता नहीं थी। अब इसमें मुसलमानों का हित होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बातें हैं, आपने करप्शन, देखिए आपके मुख से निकला था कि भाई करप्शन इसमें है, जो करप्शन में बदलाव करो उसको सुधार करना। और ये जो अमीर मुसलमान नेता हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो खुद को ठेकेदार बताते हैं, उनकी संपत्तियां तो कई गुना हो जाती हैं, लेकिन बात जब एक गरीब मुसलमान की होती है तो भाई उस बेचारे का अगर घर नहीं बन रहा, उसको अगर रोजगार नहीं मिल रहा, तो उसकी परेशानी को तो वक्फ ने नहीं सुना। मुझे तो नहीं प्रतीत होता कि समझ में नहीं आता कि वक्फ इतना उनका हिमायती कर रहा था, उनके बारे में सोच रहा था। अब आप कह रहे हैं कि भाई संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है। असीमित शक्तियों को सीमित करके मुसलमानों को भी लाभ होगा, सरकार को तो होगा, हिंदुस्तान को तो होगा, लेकिन सभी को तो होगा। अमित जी की एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि आम लोगों को जिनको इसका एक पर्पस होता है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है इसका एक पर्पस होता है। इसमें एक पर्पस यह है कि मजहबी मामलात के अलावा जहां इसको इस्तेमाल किया जा सकता है वहां वेलफेयर के लिए भी, लोगों के वेलफेयर के लिए भी, चैरिटी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और जाना भी चाहिए। इसका ऑब्जेक्ट वही होता है। लेकिन ये यहाँ मैं इत्तेफाक करूंगा कि जायज तौर जो लोग मुस्तहिक है, जिनके पास इसका लाभ पहुंचना चाहिए, शायद नहीं पहुंचा, दैट्स ट्रू। लेकिन अब देखना यह है कि उसको करने के लिए क्या जरूरत है। एक ये तो एक मुसलमानों का मामला है, मुसलमान मैनेजमेंट का मामला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन भी अलाउ करता है कि भाई आप अपने मामलात को खुद देखिए, जहां तक मजहबी मामलात है वो एक बात। दूसरा, अगर इसमें सचमुच गवर्नमेंट का ये सोच है कि भाई इसको सही तरीके से जायज तौर लोगों के पास, मुस्तक के पास पहुंचने की बात है, तो उसमें संशोधन लाने की जरूरत नहीं है। कोई और तरीके इख्तियार किए जा सकते हैं। संशोधन लाने से कभी ये मतलब नहीं है कि अगर हम उसमें मेंबर्स को ऐड करेंगे। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आप करिएगा, मेरा एक छोटा सा पॉइंट है, आप ही पे आएंगे। मैं कह रहा हूं कि असीमित शक्तियां, किसी की भी जमीन पर दावा कर देना, फिर उसको वहीं पर वक्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जाके ये साबित करना पड़ेगा कि ये जमीन ये आपकी, ये हमारी जमीन है, आपकी नहीं है। उसको कोर्ट का रुख करने का पहले तो मौका नहीं था। अब ये जा रहा है कि भाई अब रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट वो जा सकेंगे, हाई कोर्ट तक का रुख अब वो अपना सकेंगे। मतलब वहां कोई संरक्षण, जिसकी जमीन पर कब्जा हुआ है, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। और बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग तो पार्लियामेंट को बता देते हैं, एयरपोर्ट को बता देते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी है। तो ये एक तरीके से लैंड ग्रैबिंग एक्सरसाइज नहीं है क्या? इसमें वही एक खदशा है कि इसी बहाने मुसलमानों का खदशा यही है कि इसी बहाने वक्फ प्रॉपर्टी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है इस वक्त हिंदुस्तान में, सबसे जो असासा है वो और इन्हीं संपत्तियों में अहमद जी अगर पारदर्शिता लाई जा रही तो लगता है कि दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर वेद सिंह, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले यही बताइएगा मनीष जी कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है इस पर? जी, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
देखिए, स्टैंड बड़ा क्लियर है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी एनडीए सरकार बिल लेके आती है वो दलित, वंचित, शोषित और अकलियतियों के हित में होती है। तो इस बार कोई अपवाद नहीं होगा भाई, हम उसके समर्थन में हैं और ये संशोधन होना जरूरी भी है, और कारण हम सब जानते हैं। तो बस इंतजार किया जाए, 12 बजे से डिबेट चालू होगी, चर्चा चालू होगी उसके बाद से। लेकिन मेरी पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि हम इस संशोधन का समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें चिंता उन मुसलमान भाइयों की है जो 95% हैं, उनकी नहीं है जो कि 5 और 7% केवल टॉप एशेलॉन में बैठे हुए हैं और जो 200 करोड़ रुपया का जो पैसा कमाते हैं कमर्शियल एंगल से, वो अपने संदूक में रखते हैं। हाँ, ठीक है। हम उनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मुसलमान बहुसंख्यकों की। एक मैसेज जो आ रहा था कि भाई जब डिस्कशन होगा तभी जो कुछ पार्टियां, चाहे जेडीयू की बात की जाए, चाहे आपकी पार्टी की बात की जाए, तभी आप अपना पक्ष रखेंगे क्या? ये हम समझ लें कि भाई एक सस्पेंस बरकरार है, लोग कैलकुलेशंस लगा रहे हैं कि भाई 272 का आंकड़ा तो ये है, ये घटा तो अगर ये चले गए तो ये समर्थन रहेगा तो बिल पास, अगर ये चले गए तो बिल पास। आपके मतलब जब टेबल पे होगा तब आप अपना डिसीजन लेंगे, कुछ बात कहेंगे क्या? नहीं, आपने कल का हमारे जो लोकसभा के सांसद है, जो जेपीसी के मेंबर भी थे, अरुण भारती जी या राजेश वर्मा, ये जो खगड़िया के सांसद है, उनको बिल्कुल साफ गोई से बता दिया ठीक कि हम इसके समर्थन में। हाँ। हमारे नेता चिराग पासवान ने कहा है कि जो हमारी जानकारी में है उसका हम समर्थन करते हैं, पर अगर कोई नई चीज भी आती है तो हम लोकसभा में चर्चा के दौरान अपना मत बताएंगे। तो लुबे लुबाब है कि हम इस संशोधन के समर्थन में हैं और हमारे 5 सांसद के समर्थन में वोट देने वाले हैं। ठीक है। अहमद अयाज जी कुछ कहना चाह रहे थे, आप एक रिबटल चाहते थे शायद। हाँ। ये सोच जो सामने लाया जा रहा है कि मुसलमानों का इसका फायदा नहीं पहुंचा और उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स ट्रू, फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शक है। वो ये कि मुसलमानों की संपत्ति को ही लेकर उनको फायदा पहुंचाया जाए, इसमें बहुत डाउटफुल ये है। आप इस शक की बात कहिए अनंत अमित जी, क्योंकि लगातार जो मुस्लिम संगठन है, देखो मैं आपके पास लौट रहा हूं, आपके पास हम लौट रहे हैं। सॉरी, मुझे एक आपत्ति आपसे यह है कि आप मुझे पूछते हो फिर बात नहीं करने देते हो। And I am an old man. चर्चा चल रही है तो सबका जवाब जरूर आपके पास अहमद जी, हम अभी लौट रहे हैं। No, sorry, this is not done. Sorry, this is not आपने done. यहाँ पे शक की बात कही है अहमद जी, आपने कहा कि आपको शक हो रहा है, तो वही हमें वही क्लियर करना जरूरी है अनंत जी से कि शक क्यों है। I'm not used to this type of debate. Please allow me to talk. Make my point. 10 सेकंड में। आप मुझे बहुत अहम सवाल पूछते हो, बहुत अहम सवाल पूछते हो, और थोड़ा सा 2 सेकंड का जवाब देने का भी मौका मिलना चाहिए। क्यों मनमुटाव? चलिए बोल लीजिए। हाँ बोलिए। मतलब ये है कि अगर इसमें यही शक है कि मुसलमानों की संपत्ति को लेकर ही मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है, क्या इसके अलावा हुकूमती जो स्कीम्स है, जो वेलफेयर स्कीम्स है, कि उनमें मुसलमानों को फायदा पहुंचाने की बात नहीं है? देख लेंगे कि मुसलमानों को वो स्कीमें लेकर गवर्नमेंट के पास जो स्कीम है उनसे कितना फायदा पहुंचा है। हाँ। मसला यही है जो मुसलमानों के शक-शुबहात है, और सही भी हो सकता है कि चूंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति है, मुसलमानों के पास वक्फ को लेकर बहुत बड़ी संपत्ति है, उसको हड़प करने की कोशिश की जा रही है। इस पर तो इसका जवाब आनंद जी से हम ले लेते हैं। आनंद जी, तमाम मुस्लिम संगठन भी इस बात का जिक्र लगातार करते आ रहे हैं कि शक उन्हें बना हुआ है कि किस तरीके से मुसलमानों को फायदा होगा। ना सिर्फ मुस्लिम संगठन, तमाम जो राजनीतिक दल है उनका भी यही कहना है कि पहले चर्चा होगी, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे साथ देना है या फिर नहीं देना है। कहीं ना कहीं भरोसा जीतने में बीजेपी सफल नहीं हो पाई है। आप अभी हमारे भाई विनीत जी ने भी कहा, एनडीए के जितने भी समर्थक दल हैं, चाहे वो जदयू हो, आरएलडी, चाहे वो रामविलास इनके चिराग पासवान जी की पार्टी हो, चाहे वो तेलुगु देशम हो, सब एकजुट है। सभी ने हमने ये तय किया है, वक्फ बिल बोर्ड संशोधन जो है हिंदुस्तान के उन तमाम मुसलमानों के लिए है। जैसा कि विनीत भाई ने कहा, 95% की हमारी भागीदारी को हम पूरा करना चाहते हैं। जो अंतिम पायदान पे बैठा है उसको कैसे मुख्य धारा में जोड़ा जाए, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। दूसरी बात सोनिका जी मैं बताना चाहता हूँ, अहमद भाई कह रहे थे कि कुछ बातों से उनका मैं सहमत भी हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि कुछ लोगों को इनका फायदा नहीं मिला है। अहमद भाई मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की 800 ऐसी दरगाह समितियां हैं जिन्होंने वक्फ बिल संशोधन का समर्थन किया है। 800 समितियां हैं जिनको ये लगता है आज हिंदुस्तान की सड़कों पे मुसलमान भाई फल बेचते हैं और हाथ में कटोरा लेकर जिस तरीके से घूम रहे हैं, अगर 75 वर्षों में वक्फ बिल में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उनके पास संपत्ति है, अगर उन संपत्तियों को उन बेसहारा लोगों के साथ अगर वक्फ अगर न्याय किया होता तो आज संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा बात, 2013 में कांग्रेस की सरकार में
इसी तरह से संशोधन बिल आया, 2011 में जेपीसी बनती है, 2013 में आता है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा अहमद भाई कि 2014 के चुनाव के पहले कांग्रेस ने लगभग 213 ऐसी संपत्तियों को तमाम उन बड़े लोगों को दिया जो कि लाखों करोड़ में था, और वो संपत्ति सिर्फ चुनाव आधारित कुछ लोगों को दिया गया। ये दूसरी बात। इस तरीके से केरला में कैथोलिक कांग्रेस ने कहा है, अपने सारे सांसदों को, केरला के सांसदों को कहा है कि वक्फ संशोधन बिल देश हित में है और तमाम ऐसे लोगों के लिए जो असहाय लोग हैं उनके समर्थन के लिए है। और मैं निवेदन करता हूं हमारा कैथोलिक कांग्रेस कि हमारे प्रदेश के चाहे किसी दल के सांसद हो, इसका समर्थन करें। तीसरी बात, एक बात आपकी जरूरी है, लेकिन ये एक जो भूमिका जो मुस्लिम नेताओं के द्वारा तैयार की जा रही है कि अहमद अयाज जी की बात पे आता हूं, बड़ा डिसेंटली उन्होंने अपनी बात को रखा, तो डिसेंटली उनसे भी एक प्रश्न है। आप कहते हैं कि सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया। आप कभी सरकारी अस्पताल में जाइए, कभी आप एयरपोर्ट में जाइए, आप देखिए, और आप जब लाभार्थियों को देखेंगे, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना हो या तमाम सुविधाओं की बात हो, लोन्स की बात हो, आपको लगता है कि मुसलमान उसका लाभ नहीं ले रहा? मुझे तो लगता है जितना मुसलमानों को लाभ बीजेपी में हुआ, विरोध बोल बोल के भी, उतना शायद पिछली पार्टियों में मुझे तो नहीं लगता हुआ होगा। अहमद जी, इसका एक काउंटर दे दीजिए, फिर चलते हैं अपने संवाददाता के पास भी जाना। ये टोटल सिस्टम की बात है जिसमें आप रह रहे हैं। कि भाई आपको सिस्टम को ये नहीं है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड में सिस्टम गड़बड़ है। टोटल सिस्टम को देखना चाहिए, करप्शन को देखना चाहिए, मिसमैनेजमेंट को देखना चाहिए, आपको हर जगह पर मिलेगा। और दूसरा, जहां तक मुसलमान आबादियों की बात है, आप देखिए जहां मुसलमान एरियाज है और आप देखो कि उनके रहन सहन का क्या हाल है। वो सिर्फ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, वो हुकूमत की जिम्मेदारी भी है। एजुकेशन के लिहाज से देख लीजिए कितना बैकवर्ड है मुसलमान। वो सचर कमेटी के रिपोर्ट में भी आया, वो रंजननाथ कमीशन के मिश्रा के कम रिपोर्ट में भी आ गया। क्यों मुसलमान इसलिए गवर्नमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती थी, सिर्फ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी। जो बाकी नॉन मुस्लिम्स है वो उनके अपने जो संस्थान, जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है, उनको वही ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, उनका गवर्नमेंट नहीं चला रहे हैं। अगर मुसलमान को एक हिस्सा माना जाए, अगर मुसलमान को भी एक इक्वल हिस्सा माना जाए, मुल्क का पार्ट माना जाए, तो उनके लिए इक्वल डेवलपमेंट प्रॉपर्टीज 9.4 लाख एकड़ है, 8.7 लाख संपत्तियां, कीमत 1,25,000 करोड़ की, कितना 1.25 लाख करोड़ की कीमत बताई जा रही है। फिर भी मुसलमान गरीब है। इसमें गलती किसकी है? अगर चाहे अपने दरवाजे खोल दे, सरकार नहीं कर रही। यही सोच बन रहा है, वही तो कर रही है सरकार, रिपेयर ही तो कर रही है, चीजें रिपेयर ही तो कर रही है। यही खदशात है, उनको हड़प करने की बात है। खदशात मुसलमानों में यही है कि यही संपत्ति देखकर मुसलमानों की इस प्रॉपर्टी को हड़प करने की बात है। नहीं तो अगर इसको हड़प करने की बात नहीं है, संशोधन लाने की जरूरत नहीं। दिस इज अ कांसेप्ट। आप कह रहे हैं हड़पने की बात कह रहे हैं। दिस इज व्हाट पीपल फील अबाउट। लेट मी टेल। सोनिका, ठीक है, आपके पास हम लौटते हैं, आप तीनों के पास लौटते हैं। दृष्टि हमारे साथ यहाँ पे लगातार बनी हुई है। दृष्टि, तमाम जो मुस्लिम संगठन है उनका यही रुख है कि हमारी संपत्तियों को ले लिया जाएगा, हमसे हड़प लिया जाएगा। आपने सुना भी, अहमद अयाज जी भी यही कह रहे थे। लेकिन आप ग्राउंड पे पिछले कई दिनों से आप लोगों से बातचीत कर रही हैं। आज तो ये बिल सामने आने भी वाला है, चर्चा के बाद पता चलेगा क्या कुछ होगा। उससे पहले लोगों का क्या रिएक्शन आप देख पा रही हैं? देखिए, जैसे कि लोगों का ये कहना है, उनका बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन है। उनका ये कहना है कि एक तरफ जहां पर सरकार ने अभी तक जितने भी बिल लाए हैं उन सब से लोगों का भला ही हुआ है, और इसमें भी ये साफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वक्फ के पास जितनी संपत्तियां हैं और जितने भी अचल और अचल दोनों संपत्तियां हैं, उनका अभी तक कुछ भी दोहन नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ वहीं की वहीं रखी हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि वक्फ की संपत्तियों पे जंगल बने हुए हैं, ना तो होटल्स हैं, ना किसी मुसलमान को वहाँ पे दुकानें लगाने की इजाज़त दी जा रही है, ना उनके किसी काम आ रहा है। जिस तरीके से वक्फ बोर्ड को ये बताया गया था कि वो मुसलमानों के हक के लिए काम करेगा, वैसा ज़मीनी स्तर पर नहीं दिख रहा है। तो कई ऐसे मुसलमान हैं और कई ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, इस बिल को संशोधित होना चाहिए, क्योंकि इसमें कई ऐसी कमियां हैं जिनको अब सरकार रिवाइज करने जा रही है। लेकिन कई ऐसे मुसलमान हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, कांग्रेस का या उसके अन्य विपक्षी दलों का ये कहना है क्योंकि सरकार अपना कंट्रोल चाहती है हर चीज़ पे। तो देखिए, जिस तरह से राजनीतिक दलों ने लोगों को बातें फैलाई हैं या उनसे कह सकते हैं उनको बातें समझाई हैं, उस तरीके से लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन देखने मिल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं एक परसेंटेज की बात करूँ तो 100 में से 70% लोग इस बिल के संशोधन के पक्ष में हैं और 30% लोग ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि इस बिल में संशोधन हो।
जी ठीक है दृष्टि, आपकी बात ये है। और 12 बजे तक नजर बनाए रखनी होगी हमें, और अपडेट्स क्या आते हैं और आपको लाइव तस्वीरें दर्शकों हम वो भी दिखाएंगे कि भाई क्या होता है, क्योंकि एक तीखी बहस की संभावना यहां पर देखने को मिल रही है। आनंद जी, आपने कुछ कहना चाहा था कि भाई आप पर मैं आता हूं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अहमद जी आपको आज ज्यादा समय देंगे क्योंकि आपका मामला है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके अगर बोलूं कि मान लीजिए आपकी वो जमीन है कोई, उस पर मैं बोलूं कि ये जमीन मेरी है, मैं उस पर कब्जा कर लेता हूं, और उसके बाद आप बोले कि नहीं ये जमीन मुझे वापस दो, लेकिन आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते, आपको मेरे पास ही आना होगा, मेरी ही अदालत में मुझे साबित करना होगा कि वो जमीन आपकी है। तो ये प्रावधान अगर हटा दिया गया, कोर्ट खोल दिया गया, तो ये सही किया कि नहीं वही किया? दैट इज द बिगेस्ट इशू। इसमें सबसे बड़ा इशू जो है, जो लोगों के एप्रीहेंशन है वो यही है। नहीं तो अगर देखा जाएगा, ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है ये मुसलमानों की डोनेट की गई प्रॉपर्टीज है, तो इस पर कोई दूसरा तीसरा कौन हक जिता सकता है? या तो वही कहेगा जिसने डोनेट किया, वही कहेगा ये मेरा है, नहीं तो और कौन कह सकता है? इसमें नॉन मुस्लिम थोड़ी क्लेम कर सकता है कि ये मेरा है। ये थोड़ी है कि आप 1991 का रिलीजियस प्लेसेस एक्ट होने के बावजूद भी ये कहोगे, जिसमें क्लियर लिखा गया है, जिसमें क्लियर बताया गया कि भाई जो मुस्लिम जो मजहबी नॉन मुस्लिम की बात, पोजीशन है, नॉन मुस्लिम की बात, नहीं मैं वही बता रहा हूँ। ये थोड़ी है कानून होने के बावजूद भी आप मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश करोगे। तो ये मुस्लमानों की प्रॉपर्टी उन्होंने डोनेट करी है। इसमें एक नॉन मुस्लिम या दूसरा कोई मुस्लिम कौन क्लेम कर सकता है? उसमें हिंदुओं की जमीन पर ये डोनेटेड प्रॉपर्टी है, ये डोनेटेड प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं कह रहा हूं ना, कहां डोनेटेड नहीं है? मैं पार्लियामेंट थोड़ा ना डोनेट हो गया होगा जो बदरुद्दीन कह दिया उन्होंने। आप कह रहे हैं कि भाई मस्जिदों के नीचे मंदिर, मैं कहता हूं कि भाई जो दान की गई जमीन वही, लेकिन जो हड़पने का प्रयास किया गया, एक पूरा आप साउथ इंडिया जाएंगे तो पूरा मंदिर पर भी दावा ठोक दिया गया था। वो मंदिर तो सनातन तो कितना पुरातन है, अब उस पर आप कंपेयर थोड़ा ना कर सकते हैं। भाई मोहम्मद गौरी के समय से आया था वक्फ का, और थोड़ा और पीछे चले जाएं तो ब्रिटिश काल के दौरान इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया था, फिर थोड़ा ढील दी, उसके बाद 2000 असीमित शक्तियां तो कांग्रेस की तरफ से दी गई थी। देखिए यही मैं यही बता रहा हूं, यही एप्रीहेंशंस है, यही एप्रीहेंशंस है कि इसको एक बहाने दूसरे बहाने, जैसे मैंने रिलीजियस प्लेसेस एक्ट की बात करी कि अभी भी मंदिरों मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की कोशिश करें, खोदे जा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो इसको नजर है इसके ऊपर, ये आपका गलत काउंटर है। जिन्होंने मंदिर तोड़े उसका आप जिक्र नहीं कर रहे हैं, आप औरंगजेब की बात नहीं करेंगे, आप बाबर की बात नहीं करेंगे। नहीं, रिलीजियस प्लेसेस एक्ट आया ना बीच में 1991 में, क्या एक्ट है वो ये एक्ट है कि भाई जो पोजीशन रिलीजियस प्लेसेस की 47 में थी, 1947 में वही रहेगी। आप बाबरी की बात कर रहे हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं क्या? अगर आप राम मंदिर की बात अलग था, आपने वही तो बोला कि मस्जिद के नीचे मंदिर, मस्जिद के नीचे राम मंदिर। अगर अयोध्या की बात है, दैट वाज एक्सक्लूडेड, वो 1991 से एक्सक्लूड था। बाकी जगहों पर जो इस वक्त हो रहा है, तो इसी तरीके से मुझे लगता है कि ये भी एक सियासी मुद्दा ही बनाया जा रहा है। जैसे एक डिवीजन की कोशिश की जा रही है हर वक्त पॉलिटिकली, अदरवाइज आई डोंट सी। कल मैं देख रहा था कि एक वीडियो देख रहा था कि कोई मुसलमानों का जुलूस जा रहा था, तो ऊपर से सनातनी फूल फेंक रहे थे। लीविंग इट टू द सनातीज एंड मुस्लिम्स, रियल मुस्लिम्स, इट्स नॉट एन इशू। इशू इज ओनली द पॉलिटिक्स। इसमें सिर्फ पॉलिटिक्स खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। तो 2013 में देखिए जब कांग्रेस की सरकार ने असीमित शक्तियां वक्फ को दी, तो वो भी पॉलिटिक्स नहीं थी, वो भी एक तुष्टीकरण की राजनीति नहीं थी, अपीजमेंट पॉलिटिक्स कि भाई हम वाला इशू कौन सा? देखिए असीमित शक्तियां, जो वक्फ को शक्तियां दी कि भाई आप कुछ भी अगर होगा तो आप ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, वक्फ की ट्रिब्यूनल पे जाएंगे, आप कोर्ट वोट में नहीं जा सकते। ये शक्तियां असीमित है ना। नहीं, इसमें इश्यूज ऐसे कौन से हैं जिसमें कोर्ट की जानी जरूरत है? इसमें तो बोर्ड बना हुआ है, उसमें तो डोनेटेड प्रॉपर्टी बोर्ड बना हुआ है, उसको मैनेज करने की जरूरत है। दैट्स व्हाट्स द इशू। अब अगर आप कोर्ट में जाओगे, क्लेम करोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी, कहां पर करोगे? और क्या हक बनता है किसी को कि ये मेरी प्रॉपर्टी, आपने तो डोनेट करी है। नहीं, फिर अहमद जी डोनेट करी वो अलग बात, डोनेट करी अलग बात, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड कह दे कि ये जमीन मेरी है, जो कि उसकी नहीं भी है, वो क्लेम कर दे, इतना पावरफुल संगठन वो बन गया है, राजनीतिक संरक्षण उसको है, इतनी शक्तियां सीमित उसको हैं, कहां जाएगा? वक्फ के सामने जाएगा। आज मैं सुन रहा था एक मुसलमान व्यक्ति खुद परेशान था, उसकी जमीन पर कब्जा है।
कुछ कर ऐसा नहीं भी पा- लूट नहीं है कि वक्फ कहेगा कि भाई कोई प्रॉपर्टी जो उनकी नहीं है उस पर भी कब्जा ठोक देगा या ये क्लेम करेगा कि भाई ये मेरा है, और उसमें कानून भी कमजोर नहीं है पार्लियामेंट सब उसमें। कुछ वक्फ का है, वो तो कभी भी पावर है ना। देखिए, असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती, ये एक सोच है सरकार की। इसको आप गलत अगर सोचेंगे तो फिर देखिए एक भाई छोटा सा, अभी आपको पता होना चाहिए कि यूपी में डिसमेंटल किए जा रहे हैं इलीगल कंस्ट्रक्शंस, हालांकि उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन कह के बुलडोज किया जाता है। डू यू थिंक कि वक्फ बोर्ड कैन से कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं होगी उस पर क्लेम ठोकेगी ये मेरा है और जबरदस्ती ले लेगा? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। ठोका जा रहा है अहमद जी, ठोका जा रहा है। उसी के चलते ये कानून आया। अगर उसमें कोई बदलाव करने का कारण था वो यही था कि भाई इतने सारे उसमें त्रुटियां पाई गई, प्रॉब्लम्स पाई गई। चलिए अनंत अमित जी कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? देखिए सोनिका जी, मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। एक तो वक़्फ़ में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि सिर्फ मुसलमानों के हितों के लिए वक़्फ़ काम करेगा। वक़्फ़ में यह है कि जो भी असहाय और बेसहारा होगा, चाहे वो किसी धर्म का व्यक्ति हो, हम उसकी मदद करेंगे। लेकिन वक़्फ़ जब मुस्लिम भाइयों की ही मदद नहीं कर रहा है तो और दूसरों की क्या मदद है? पहली बात। दूसरी बात, सच्चर कमेटी की बात अहमद साहब कह रहे थे। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आती है और कांग्रेस 2013 में संशोधन करती है और सिर्फ अपने तुष्टीकरण की राजनीति के तहत सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए, और हमारी एनडीए की सरकार आती है 2014 में। हम लगातार प्रयासरत होते हैं और सच्चर कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे बिल लेकर हम आ रहे हैं और पूरे देश के मुसलमानों में हर्ष है, 95% मुसलमानों में, जैसा कि विनीत भाई कह रहे थे। दूसरी बात, तीसरी बात, हम ये कल दिल्ली विधानसभा का आपने सत्र देखा होगा। दिल्ली विधानसभा में एक विधायक खड़े होकर कहते हैं कि लगभग 50 मंदिरें तोड़ी गई है पिछली सरकारों में, और एक सकूर बस्ती में एक डीडीए का एक पार्क है जो कि वक्फ बोर्ड अपना उस पर निर्माण कर रहा है, और बार बार डीडीए उनको कह रहा है कि ये हमारी जमीन है, लेकिन वक्फ मानने को तैयार नहीं है और पूरी उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। ये दिल्ली की घटना बता रहा हूं, सकूर बस्ती की बात है। कल दिल्ली के विधानसभा में ये बात काफी जोरों शोर से उठाया गया है विधायक के द्वारा। तो इस तरह की तमाम ऐसे कई मुद्दे हैं जहां पर सरकारी जमीन पे वक्फ अपना कब्जा कर लेता है। कभी सुप्रीम कोर्ट को अपनी जमीन बताते हैं, कभी पार्लियामेंट को बताते हैं, कभी ईडन गार्डन स्टेडियम को बताते हैं। तमाम ऐसे जगहों पे तो वक्फ संशोधन बिल इस देश हित के लिए है, और वक्फ बिल संशोधन आना इस देश की जमात की जरूरत है, इस देश की जनता की जरूरत है, और हमारी सरकार ने जो कहा था वो हम लेकर आ रहे हैं, और एनडीए एकजुट है और ये बिल संशोधन होकर रहेगा। ठीक है, लेकिन इस पे अनंत में जी एक सवाल लगातार बना रहता है कि तमाम विपक्षी गठबंधनों चाहे मुस्लिम संगठनों, इन दिनों देश भर में आपने देखा किस तरीके से विरोध हुआ। एक कॉमन सवाल यही होता था कि चर्चा ही नहीं की गई उनसे इस पर, चर्चा की जरूरत। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जेपीसी बनी, जेपीसी के बाद इसमें 21 लोकसभा के और 11 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, 32 सदस्य होते हैं, 38 बैठकें होती है तमाम प्रांतों में घूमकर, 118 घंटे की बैठक होती है, और जिस तरीके से पार्लियामेंट में कोई अमेंडमेंट होता है तो समर्थन और विपक्ष में हाथ खड़े करके पूछे जाते हैं, उसी तरीके से जेपीसी में भी होता है। और 32 में 15 लोग तमाम 44 अमेंडमेंट के सपोर्ट में थे और 11 लोग विरोध में थे, बाकी लोग न्यूट्रल थे। यानी कि जेपीसी की बैठक में तमाम जितने भी मेंबर थे, मेंबरान ने संशोधन बिल का समर्थन किया है। नोट ऑफ डिसेंट भी लगा है। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आपत्ति करे। 90 से 92 लाख ईमेल्स भी आई। बताना चाहता हूं सोनिका, जिस दिन पार्लियामेंट शुरू होता है, जंतर मंतर पे अचानक एक बैठक होती है। इस बैठक के एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद बिहार से आते हैं तारिक अनवर साहब, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि कल जंतर मंतर पे बैठक होनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं उस जमात में शामिल नहीं होगा, अगर मुझे विरोध करना होगा तो मैं पार्लियामेंट में करूंगा। लेकिन कांग्रेस का एक सांसद है वो जिस तरीके से जंतर मंतर पे कहते हैं और मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो निजी स्वार्थ में इस वक्फ बिल संशोधन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो अब खुलकर बाहर आ रही हैं, इसीलिए वक्फ बिल संशोधन इस देश की जरूरत है। ठीक है। नहीं, एक बात मैं भी ऐड कर लूं, 90 से 92 लाख ईमेल्स की भी यहां पर चर्चा, 36 से 38 बैठकों के भी, और रेवेन्यू इतना ज्यादा। लेकिन चलिए, यहां पर प्रोफेसर विनीत सिंह भी हमारे साथ हैं। विनीत जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन मुख्य तौर पर जेडीयू की चाहे छवि हो, चाहे आपकी पार्टी की जो छवि हो, ये ऐसी छवि है कि आप सभी को अपने साथ लेकर चलते हैं। तो सभी जो है वो एक नजर आप ही पर टिकाकर बैठे हैं कि भाई क्या किया जाएगा, आपकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा। समर्थन तो आपने चलिए क्लियर यहां पर कर दिया, लेकिन त्रुटियों के बारे में जो गरीब मुसलमान के साथ हो रहा है, वो तो आप भी सहमत होंगे ना कि भाई उनकी प्रॉपर्टीज पर जिस तरीके से क्लेम किया जाता है, वो तो इतना मीडिया में आता भी नहीं होगा, इंटरनली सब कुछ मैनेज हो जाता होगा। क्या कहेंगे?
शिवम भाई, मुझे एक लाइन याद आती है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, न्याय कैसे मिलेगा? जिसने इनक्रोच किया हमको उसी के पास जाना है। एक बात पहले समझ लीजिए कि देश में संविधान का रूल है, शरिया से कानून नहीं चलेगा, देश नहीं चलता है। दूसरी बात, अभी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने 12,000 करोड़ रेवेन्यू की बात कही थी। अब तक क्या रेवेन्यू का हो रहा है? 200 करोड़। वो कहां जा रहा है? कोई भी वक्फ बोर्ड ये बता दे कि हमने कोई नामचीन यूनिवर्सिटी, कोई अस्पताल कोई खोल के रखा है जिससे कि नीचे के मुसलमान भाइयों को, गरीब मुसलमान भाइयों को कुछ लाभ है, वो नहीं। अभी सर अहमद सर बात कर रहे थे 1991 के वर्शिप एक्ट के बारे में। ये बताइए, जो तमिलनाडु में जो आपने जिक्र किया है तिरुचेंथुराई, जहां पे कि मंदिर एक है सुंदरेश्वर मंदिर, 1500 साल पुराना है। जब वक्फ बोर्ड का अस्तित्व नहीं था, उस पे आपने कैसे क्लेम ठोक दिया? मजहब का अस्तित्व नहीं था, मैं साफ तौर पर कहूं तो ये तो भाई मतलब जो चाहे आप वही कर लें। और एक बात आप मत भूलिएगा शिवम भाई की, जो बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद जो 1995 में जो ये बिल लाया गया है कांग्रेस ने, ये तुष्टीकरण हेतु दिया था। और आप क्या मान सकते हैं कि इस देश में कोई भी गलत काम हो और हम सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके? क्यों भाई? क्योंकि ट्रिब्यूनल निर्णय लेगा। ट्रिब्यूनल में कौन है? इसलिए मैंने कहा कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। अभी ये बात करेंगे कि भैया गैर मुसलमानों क्यों हासिल किया गया, क्यों उसमें रखा गया, महिलाओं क्यों रखा गया? अरे भाई, वक्फ बोर्ड जो है गैर मुसलमानों का ही। अभी मैं बिहार पटना में बात कर रहा हूं, पटना के बगल में एक जगह है फतुआ, वहां पे गोविंदपुरी गांव है सर, 90% हिंदू हैं। वहां पे बोला कि नहीं ये हमारा जमीन है, तो आप उनका जमीन हड़प लेते हैं, महिलाओं का जमीन हड़प लेते हैं, जो बेचारी बेवा है, जो लड़ नहीं सकती है। तो उस चीज को हमने थोड़ा व्यापक बनाया है कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसमें आपको गलत क्यों है? 2 से 5% लोग जो हैं, जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट है राजनीतिक रूप से मुसलमान भाइयों में, वही इस चीज का विरोध कर रहे हैं। मैं इसी पर आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई अपनी संपत्ति पे दावा करना चाहता है, अपना हक वापस लेना चाहता है, तो उसके लिए कोर्ट का रुख क्यों नहीं कर सकता? इसमें दिक्कत क्या है? सोनिका जी, वही तो कहा ना कि भैया अगर जुडिशियल सिस्टम बना हुआ है, अहमद जी से था, तो नहीं बना हुआ है ना? जी, अहमद जी से था ये सवाल। माफ कीजिए। देखिए, वही असली जो एक मेन जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर आती है, जहां हम ये सोच रहे हैं कि दरअसल मकसद ये है कि ये प्रॉपर्टी को, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, काफी असासा है वक्फ को लेकर, इसको हड़पने की कोशिश की जाएगी एक तरीके से और दूसरे तरीके से। जैसे मैंने वर्शिप एक्ट 1991 का जिक्र किया, इसके बावजूद कि कानून है, लेकिन कोई इंडिविजुअल जाता है किसी के कहने पर या कुछ और मकसद होता है, तो कोर्ट में जाके भाई फलानी जगह पर ज्ञानी व्यापी, मैं उधर इधर ये मस्जिद के, तो कर लेते हैं, तो एक इशू बन रहा है और होता जा रहा है। वही एक सोच बना के जो हम सोच रहे हैं, इसीलिए इसमें ये संशोधन लाए जा रहे हैं कि ताकि ये एक दूसरा मुद्दा हो जाए। अभी तक तो फिर भी किसी हद तक सीमित है, आगे देखने की बात, आगे आप देखोगे कि यही वही हो जाएगा जैसे इस वक्त रिलीजियस प्लेसेस का हो रहा है। वक्फ बोर्ड का भी हर वक्त हर दिन यही डिस्प्यूट रहेगा और डिस्प्यूट में ही रहेंगे, हर एक क्लेम करता रहेगा, हर एक जगह पर क्लेम हो जाएंगे और फिर सारे मुसलमान और हिंदू इसी में रहेंगे, बाकी सारा एक ही। चलिए एक मिनट रोक रहे हैं, आपको किरण रिजिजू को सुनाते हैं। काफी कांग्रेस के नेता, काफी अपोजिशन पार्टी भी प्राइवेटली तो कहते ही हैं ये बिल तो जरूरत है, ये तो एक पॉलिटिकल स्टैंड, एक वोट बैंक के लिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी मैं तर्क पार्लियामेंट में रखूंगा। चलिए, यहाँ पर आपने किरण रिजिजू को सुना, वो अपनी बात को रखने की बात यहाँ पर कह रहे थे। चलिए वापस अहमद जी आप पर आते हैं, अपनी बात को कंप्लीट करिए। लेकिन एक प्रश्न वहां पर ये उड़ जाता है। ठीक है अहमद जी, एक छोटा सा प्रश्न है। ये जो गांव से गांव तक की बात जो विनीत जी कह रहे थे कि भाई वहां पर 90% 95% हिंदू रहते हैं, साउथ के गांव पर कब्जा पूरा, मतलब कहते हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी है, इसका कोई तार जोड़ने का प्रयास करेंगे तो कहां निकलता है? ये क्या वो तो नहीं है कि जो मुस्लिम आक्रांता आए थे वो आके उन्होंने सोचा कि भाई ये हमारी जमीन है तो ये सब वक्फ हो गए? मुझे लगता है इस बात से हर एक इत्तेफाक करेगा कि मुसलमान इस पोजीशन बनी है कि वो कैंजल्स लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, किसी का कब्जा करेंगे। क्यों नहीं कब्जा करेंगे? इस वक्त आपने देखा होगा कल ईद के दिन उन्होंने ब्लैक बेजेस लगाए, प्रोटेस्ट किए वक्फ इसको लेकर। ये प्रोटेस्ट, इनकी सिचुएशन ऐसी बनी है इस वक्त कि वो नॉर्मल डे में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, वो डर के मारे इतने सिक्योर लग रहे हैं। क्या आप महसूस कर रहे हो
क्या आप महसूस कर रहे हो कि मुसलमान किसी नॉन नहीं, मुस्लिम की देखिए प्रॉपर्टी पर कब्जा करेंगे? जब नहीं, दावा तो ठोका जा रहा है। या तो विनीत जी गलत है फिर, या तो विनीत जी गलत हैं, या फिर वो जो मंदिरों पर दावे हैं वो गलत है, पूरे के पूरे गांव पे दावे गलत है। 1500 साल 2000 साल मैं बता रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ, कौन मुसलमान जुर्रत करेगा नॉन मुस्लिम की? फिर यही बात है, फिर आपको पता ही नहीं था, अपनी प्रॉपर्टीज पर बुलडोज चलाए, आपको पता ही नहीं था। आप चलिए विनीत जी काउंटर, प्लीज लेट अस बी लॉजिकल, लेट अस बी लॉजिकल। व्हाई इज इट इलॉजिकल व्हेन देयर आर क्लेम्स बीइंग मेड? क्लेम्स हो रहे हैं, वो मैं कह रहा हूं, इसी के लिए तो बनाया है। विनीत जी एक काउंटर इनको समझ, मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है आपके प्रश्न की। एक बार विनीत का काउंटर ले लेते हैं अहमद जी, फिर आप पे आएंगे ना। वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा कर नहीं सकते। नहीं अहमद जी, आप बिल्कुल लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। ये आप एक बात को समझ लें, ये कोई सरकार हिंदू के पक्ष में काम नहीं कर रही। एक बार फिर से रोकेंगे किरण रिजिजू जी, फिर कुछ कह रहे हैं तुरंत। मुसलमानों का संख्या हिंदुस्तान में है, उसका चिंता सबको होना चाहिए, और ये चिंता नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारा सरकार ने किया है। और साथ साथ जो वक्फ बोर्ड ने कई सदियों तक, कई सालों तक जो मिसयूज किया है, अधिकार को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है और गरीबों का जायदाद लूटा है, उसमें भी रोकने का काम हम कर रहे हैं। देश हित में है, और हम पुनः सब पॉलिटिकल पार्टी को अपील करते हैं कि देश हित में सब बिल को सपोर्ट करना चाहिए। अगर विरोध करते हैं तो तर्क रख के विरोध करें, ऐसे झूठे बातें करके विरोध ना करें। Certain organizations, certain political parties are still resorting to fear mongering. All India Muslim Personal Law Board would be addressing a press conference. Yes, I am aware of that. Some of the leaders, including some of the religious leaders, are also misguiding the innocent Muslims. Misguidance leads to nowhere. It will be exposed because a year back, same campaign was launched. और इस चर्चा में हमारे साथ यश भारतीय प्रवक्ता एसपीवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यश जी, अभी आपने किरण रिजिजू को सुना ही होगा, उनका क्या साफ कहना है कि जो बिल लाया जा रहा है गरीब मुसलमानों के लिए, उनके हित के लिए या देश के हित के लिए है, फिर इसका विरोध क्यों, दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, गरीबों की भारतीय जनता पार्टी को बहुत चिंता है। सदन के अंदर इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के एनडीए के सहयोगी जयंत चौधरी जी ने बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिया। उस पर इतने 8 लाख बच्चों ने 8 महीने में स्कूल छोड़ दिया, वो चर्चा का विषय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां सरकारी स्कूलों में तो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। लगातार जो सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं वो अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, उस पर चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चर्चा कीजिए आप, अब इस बात पे चर्चा कीजिए कि भारतीय वक्फ बोर्ड, जिसको एक लुटेरा साबित करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वक्फ बोर्ड जिसने जमीनों पे कब्जा कर लिया ये बताना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पैनल में भी कुछ साथी कुछ बात कह रहे थे, मैं ये जानना चाहता हूं, आम नागरिक ये जानना चाहता है कि केंद्र वक्फ बोर्ड और राज्य वक्फ बोर्ड का मुखिया जो बनाया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा बनाया जाता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश के अंदर 20 से अधिक राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अगर वक्फ बोर्ड लुटेरा है, वक्फ बोर्ड ने जमीनें लूटी हैं, तो जिसने मुखिया बनाया, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार ने मुखिया बनाया है, तो क्या वो लुटेरी नहीं है? क्या उसने जमीनों को नहीं हड़पा है? और अगर तक अभी तक उस पर काम नहीं हो पाया, तो जिसकी नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने की है, तो उसने क्यों नहीं किया? इस काम के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? जो रेवेन्यू की बात अभी एलजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, अगर उस रेवेन्यू का सही उपयोग नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? क्या गुमराह करके वक्फ बोर्ड के नाम पे ये सारी बातें ठीक हो जाएंगी? जो नियुक्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है उन पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होना चाहिए। और जो असमित शक्तियां दी गई थी उस वक्त आपने उस पर क्यों नहीं प्रश्न खड़े किए? मोनिका जी, एक महत्वपूर्ण उदाहरण, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी भूमाफिया है, रेल की जमीन, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं, ठीक है, आप डायरेक्ट आप अपॉइंट रखिए। आप वक्फ के ऊपर जो आप डिस्कशन कम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई किसी और मुद्दे पर वक्फ की असीमित शक्तियों को सीमित करने के लिए ये बदलाव इसके समर्थन में है। जवाब मुझे देने दीजिए। नहीं, सरकार का जवाब आप दीजिए, लेकिन आप भूमाफिया कह रहे हैं। आप लीजिए आप भूमाफिया किसको देता हूं आपको? ये मसला क्या है? मसला ये समझिए इसको। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रेलवे की जमीन लेती है, देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बनाया जाता है भोपाल की राजधानी हबीबगंज पे। अब हबीब मियां जिन्होंने अपनी जमीन
भोपाल के विकास के लिए, देश के विकास के लिए दी, ताकि रेल परियोजना से सबको लाभ मिले। उन हबीब मियां के नाम पे ठेका हुआ, हबीबगंज के नाम पे, लेकिन जिस दिन उद्घाटन था उससे एक दिन पहले उस स्टेशन का नाम रानी कमलापति कर दिया गया। क्यों किया गया? हबीब मियां क्या आक्रांता थे? हबीब मियां ने क्या वक्फ बोर्ड की जमीन लेके रखी थी? और वो हबीबगंज भारतीय जनता पार्टी ने अपने मित्रों को ठेके पे दे दिया, पहले कम समय के लिए, फिर 99 साल के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नगर निगम की एक बिल्डिंग थी, ठीक है, इस पर अमित जी कुछ कहना आप। 40 सदर मंजिल के नाम पे ठीक है, चलिए ये सुन लेते हैं। सदर मंजिल को हेरिटेज होटल बना दिया। किस वक्त बोर्ड ने आपत्ति रखी? चलिए ठीक किस वक्त बोर्ड नहीं, ने आपत्ति रखी? आप एक तो बता दीजिए ना, लुटेरी भारतीय जनता मेरी पार्टी बताइए की सरकार है, उस नहीं पे ठीक चर्चा है, ना आप करते हुए आप बदलाव के फेवर में हैं। जो संशोधन हो रहा है, हटा तो नहीं रहे ना वक्फ बोर्ड को? आप वक्फ हटाने की बात तो नहीं हुई ना अभी, संशोधन के फेवर में है। देखिए, अब आप मेरी बात आने नहीं देना चाहते, या आप चाहते हैं सिलेक्टिव होके कि मैं आपकी बात सुन लूं? सबसे ज्यादा आप ही को हम टाइम दे रहे हैं, आप कह रहे हैं बात नहीं आने देना चाहते। हम आपको पॉइंट तो रखेंगे। दे तो रहा हूं। हाँ। चलिए आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। हाँ, पूछिए। आपको एंकर बनाया गया है, आपके न्यूज चैनल ने आपको लाइन दी होगी, आप उस पर सवाल करेंगे। वैसे ही वक्फ बोर्ड के कोई लाइन नहीं दी जाती, कोई ये पहला चैनल नहीं है, 10 चैनलों पे काम किया है। प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे वक्फ को लेकर। तैयारी कर रहे हैं वक्फ अच्छा है, ठीक है, कोई नहीं। आप एक अपनी लाइन पे हैं। आनंद जी, आपका रिस्पॉन्स इनकी बात पर, ये तमाम भूमाफिया तक कह दिया। शिवम जी, मैं कई चर्चा में मैं यश जी के साथ रहा हूं। यश जी का एक ही रिकॉर्ड सब जगह घूमता रहता है। मैंने यश जी को कई बार जवाब दिया है कि ये बार बार जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, यश जी, ये देश की जनता जान गई है कि तुष्टीकरण की रणनीति के तहत आपके नेता और आपके दल, कभी आप बाबर के तारीफ करते हैं, कभी औरंगजेब की तारीफ करते हैं, और देश पर तुष्टीकरण की राजनीति फैलाने का काम सपा जैसे दल करते हैं। आपका दल कहता है कि नमाज पढ़ने पर रोक लगाई, लेकिन राज्य सरकार ने कहीं पे कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया था। परसों ईद होती है, पूरे राज्य में ईद सलो भाईचारे के साथ निभाया जाता है, लेकिन आपके दल को अच्छा नहीं लगता है, चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति। आप यही ये बताइए, आप कहां से आते हैं उत्तर प्रदेश में? आपके घर के आसपास के 10 मुसलमान का नाम बताइए जो कि वक़्फ़ से उसको कोई फायदा हुआ हो। 10 मुसलमान का नाम बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपके पास एक नाम नहीं होगा। 10 नाम बता दीजिए आपके, आप अपने घर के आसपास का, जो कि मुसलमान को फायदा हुआ हो वक़्फ़ से। 10 नाम का जवाब दे दूं? आपके पास नहीं। चलिए दीजिए, ठीक है दीजिए। मेरा सीधा प्रश्न है, अगर ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, पहले तो वक्फ है, वक्फ नहीं है, नाम ठीक ले ले। जिसका मुखिया बनाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाती है, आधा कालिक है, जिसका मुखिया आपने बनाया है वो गलत काम कर रहा है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह ना कीजिए, उस पर सवाल मत कीजिए। आपकी नाकामयाबी छुपाने के लिए आप पूरे वक्त बोर्ड को हमने जो पूछा मॉनिटरिंग उस पर बताइए, जिसका काम आपको देखना है उससे आप पल्ला जान लोगे। दूसरी बात, देखिए मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, आपने चर्चा में शामिल किया है। तो वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल्स क्यों बनाए गए? इसीलिए बनाए गए जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जो रेवेन्यू के या जो अन्य मामलों के जो पेंडिंग मामले हैं, अगर उनके अंदर अपील करें, क्या राजस्व के मामले अभी लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग नहीं है? आपके वक्फ बोर्ड में पेंडिंग है, तो पेंडिंग मामलों के लिए तो पारदर्शिता लाने की कोशिश हो रही है ना। उन पेंडिंग मामलों के लिए कौन सी बेहतर व्यवस्था करी? क्या न्यायालय में न्यायालय बढ़ाए गए? क्या न्यायाधीश बढ़ाए गए? जो आप वक्फ बोर्ड पे बार बार इंगित करते हैं कि वो मामले पेंडिंग है, वह सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ये तमाम मिसगाइड करने वाली बात खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार अपनी सरकार को कटघरे में खड़ी कर देती है जब ये सारे मामले उठाती है। लेकिन मसले को केवल हिंदू मुसलमान तक केंद्रित करके झगड़ा लगाना, नफरत फैलाना, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है, उस सिद्धांत पे काम कर रही है कि कैसे भाईचारा खत्म करे और नफरत फैलाई जाए। अपनी जिम्मेदारियों से भागने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और वही आईना हम जनता को दिखा रहे हैं। और हम एक कारण मुझे खड़े हुए हैं और इस बिल के खिलाफत में खड़े हुए हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। अरे मुझे ये बताइए यश जी, मैं एक मेरा छोटा सा प्रश्न है कि भाई वक्फ अगर किसी जमीन पर बताता है ये जमीन मेरी है और उसका क्लेम अगर कोई कर दे तो भाई उसको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा, उनकी ट्रिब्यूनल के सामने साबित करना पड़ेगा। क्या आप और आपकी पार्टी इस बात से सहमत है कि वक्फ कहीं पर भी दावा ठोके, चाहे बिहार में पूरे गांव पर ठोके, साउथ में पूरे गांव पर ठोके, और फिर उसके पास ही जाके वहां पर साबित करना पड़ेगा? ये सही है? क्योंकि जो बदलाव आए हैं उसमें कानून का रास्ता खुल रहा है। आप भी तो कहते हैं ना देश संविधान से चलेगा, तो संविधान यानी कोर्ट के पास जाएंगे तो अच्छा ही तो है। साहब मैं वही तो सवाल कर रहा हूं। वक्फ बोर्ड अगर अनियंत्रित होकर काम कर रहा है तो उसका मुखिया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है।
तो सवाल किससे करेंगे? असीमित शक्तियां तो नहीं दी थी। देखिए, संशोधन जब हुआ, संशोधन जब हुआ, गलत होगी, आप अनियंत्रित होंगे तो न्यूज चैनल पर प्रश्न चिन्ह खड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप होंगे। बिल्कुल हम हैं, जिम्मेदारी से एक प्रश्न पूछ रहे हैं। सरकार ने बनाया है तो सरकार दोषी क्यों नहीं है? बदरुद्दीन, क्लीन चिट क्यों? अरे भाई, आप अगर कोई प्रश्न कर दें, क्यों देना चाहते हो आप? अगर विपक्षी पार्टी कोई बदरुद्दीन अजमल कह दें कि भाई पार्लियामेंट भी वैसे वक्फ है, एयरपोर्ट भी वक्फ की जमीन है, दिल्ली के कई इलाके वक्फ की जमीन है, बिहार वक्फ की जमीन है, ये क्या क्या जगहों का नाम ले लेते हैं, तो वो उससे बीजेपी का क्या लेना देना? ये सारे क्लेम्स को रोकना, जो गवर्नमेंट की लैंड है उसको वक्फ कर अपनी संपत्ति बता दे, ऐसा ना हो कुछ बुरा आगे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अगर कानून में संशोधन किया जा रहा है तो उसका स्वागत करते हैं या फिर केवल विरोध होगा? देखिए, आपको अध्ययन करने की आवश्यकता है, आप मेरी बात को गंभीरता से आने नहीं दे रहे हैं। अध्ययन के साथ बोल रहा हूं। आप मेरे को एक पॉइंट बता दीजिए, एक पॉइंट बता दीजिए, वक्फ ने अगर क्लेम किया तो कहां जाना? देखिए, बता रहा हूं, आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप भागना चाहते हैं तो भाग जाइए। अरे मेरा एक प्रश्न, बोर्ड का मुखिया, वक्फ बोर्ड का मुखिया कौन बना रहा है? ठीक, कौन नियुक्त कर रहा है राज्य सरकारों में? ठीक है, सरकार में कौन नियुक्त कर रहा है? मुझे आप ये बताइए ना, होगा उसकी मुख्य भूमिका होगी या नहीं होगी? और उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी कि नहीं होगी? जब सरकार नियुक्त कर रही है तो सरकार कहते नहीं, हमारा मामला नहीं है, वक्फ बोर्ड का मामला है। अरे नियुक्त आपने किया उसके मुखिया को, अगर वक्फ बोर्ड गलत काम कर रहा है तो सरकार निष्पक्ष हो गई। असीमित शक्तियां जो दी पिछली पार्टियों में, उसका बदलाव करने की कोशिश। असीमित शक्तियां हो गई हैं, क्या नहीं है? जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय असीमित शक्तियां नहीं दी है, लोगों की जमीन वापस दिलाई है, वापस दिलाई। कोर्ट के कानून की व्यवस्था के अंदर इंडिविजुअल केसेस देखिए, असीमित शक्तियां हैं, सूरज को निकल जाएंगे। ये भारतीय नहीं, अरे असीमित शक्तियां यही तो है कि भाई क्लेम मैंने किया। अच्छा, मत बोलिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, एक जिम्मेदार विपक्ष के तौर पर आपसे जो प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। वक्फ अगर किसी की जमीन पर कब्जा करने की बात कही, ये मेरी जमीन है और उसको केवल वक्फ ट्रिब्यूनल के पास पहले जाना पड़ता था, अब उसको रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकेगा। इन तमाम रास्ते जो अगर खोले हैं तो इससे क्या आपत्ति है? वक्फ बोर्ड थोड़ी ना हटाया जा रहा है, उसके चीफ की बात अगर करते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर पूरा एकदम वर्क फ्रेम या वर्क फ्लो या तरीका ही गलत है? आपका प्रश्न हो गया, बिल्कुल मैं आपको निर्णय बता रहा हूं। जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्णय लिया है, जमीन वापस दिलाई है। पहले भी चीजें होती थी, ये गुमराह करने असीमित शक्तियां जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल। एक बात बताइए, आप इंडिविजुअल एक केस बता रहे हैं जबलपुर कोर्ट का, एक जबलपुर कोर्ट का जो कोर्ट तक पहुंचा, असीमित शक्तियां, इन्हें पता ही नहीं है ना, दूसरा इन्हें पता ही नहीं है। आप फिर या तो आप रिसर्च करके नहीं आए, या तो आप रिसर्च करके नहीं आए, तैयारी करके आते नहीं और राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बकवास की बातें करते हैं, यही इनका ज्ञान देते हैं। जैसे आप हमसे आराम से, कोई बात नहीं, प्रवक्ता तक नहीं बनाती। नहीं, ठीक है, अरे चलिए, ऐसे सब प्रवक्ता है, सब अपने अपनी बात रखें, नहीं इतना कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, आप दोनों को मौका देता हूं मैं, बराबर का नहीं। चलिए, ठीक है, प्रेम से यश जी आराम से, मैं इतना बेचैन भारत मत होइए, दोनों की रखी जाएगी। ना, मैं बेचैन नहीं हो रहा, आपने जो शब्दावली इस्तेमाल की ना उसका जवाब दे रहा हूँ। कौन से शब्दावली? आप हमको शब्दावली सिखाएंगे क्या? ना, आपको कौन सिखा, बदतमीजी को कौन सिखाएगा? मतलब मैं, चलिए, ये पर्सनल हो गया, अब ये पर्सनल हो गया, नहीं ठीक है, वापस आते चलिए, नहीं पर्सनल ये हो गया, लेकिन फिर भी यश जी आपने एक इंडिविजुअल, ठीक है, मत लड़िए, कोई बात नहीं, कोई वो नहीं, या तो आपको 2 विंडो देके हमको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप दोनों आपस में बहस करेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए एलजीपी के पास भी जाते हैं। एलजीपी हमारे साथ विनीत जी, आप बताइए, असीमित शक्तियों पर वो एक जबलपुर कोर्ट का एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या उसी को सर्वे सर्वा माना जाए कि वही था, वही है, हमेशा से ऐसे था, फिर तो कोई बदलाव की आवश्यकता ही नहीं थी? क्लैरिटी। यूपी में सपा और बिहार में राजद के नेताओं बेसिर पैर की बातों पे हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, ये लोग अपवाद को संवाद बनाते हैं। अभी सच्चर कमेटी ने कहा था कि अभी ये बार भाई कह रहे थे सपा वाले कि सरकार क्या करती है, वही अपॉइंट करती है। जरा एक बार बताएं, अबू आदमी ने औरंगजेब की तारीफ की थी, आपके लाल सुमन ने रांगा संगा का अपमान किया था। तो ये मान लिया जाए कि ये व्यक्तिगत जो ओपिनियन है पूरे पार्टी का है कि आप सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, ठीक है। हाँ। एक व्यक्ति को संस्था से मत जोड़ कर देखिए, पहली बात होगी। सच्चर कमेटी ने इसीलिए वक्फ बोर्ड में संशोधन की बात कही थी कि उसमें फिनेंशियल ऑडिटिंग नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होता है, जिसको कि हम इस संशोधन के थ्रू ला रहे हैं। इसमें क्या परेशानी हो सकती है आपको?
लुबे लुबाब यही है, फिर से शिवम भाई यही कहूंगा। और आप ये कह रहे थे ना, अभी अमित भाई पूछ रहे थे कि कौन से मुसलमान भाई को वक्फ ने कल्याण किया है। अरे भैया, आजम खान ने वक्फ की जमीन को हथिया के पता नहीं क्या क्या करके रखा है, कल्याण तो कर ही लिया अपना। आजम खान का कल्याण हुआ है, आजम खान का कल्याण। ऐसे कई कई नेता मिलेंगे शिवम भाई जो कि पॉलिटिकल पार्टीज में हैं, विपक्ष में हैं, जिन्होंने अपना स्वार्थ साधा है। किसके बिना पे? अपने कमजोर मुसलमान भाइयों के। हम ये नहीं कर रहे कि हम हिंदुओं के समर्थन में ये काम कर रहे हैं, हम आपके समर्थन में काम कर रहे हैं। और फिराक गोरखपुरी की बड़ी अच्छी 2 लाइनें हैं कि हंसते खेलते आए थे मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। ये सत्ता के लिए तो वोट ले लेते हैं, और जैसे ही उनकी भलाई की बात आती है शिवम भाई, ये लोग कट लेते हैं। ये कभी नहीं चाहेंगे कि पसमानदा मुसलमान जुलाहा अंसारी कभी भी जो है ना मेन स्ट्रीम में आए। वो चाहते हैं कि वो हांसी पे बन के रहे, जिसको कि हम नहीं होने देंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही एनडीए का मोटो है, यही लोगो है, आगे भी कायम रहेगा। चलिए ठीक है, यश जी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्विक काउंटर में आप पर आऊंगा, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा। विरोध इसलिए कि क्या वो विपक्ष है इसलिए विरोध, या फिर मुद्दे का, पॉइंट का विरोध कि भाई आपको अमेंडमेंट में, संशोधन में क्या चीज पसंद नहीं आई कि भाई अब हमें ये पसंद नहीं आई है, फला फला चीज है, इसलिए हम इसके समर्थन में नहीं है, इसलिए हम विरोध करते हैं। वो आप ऐसे बताइए कुछ, ताकि जनता भी समझे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत जनता देख रही है। देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी को इसीलिए जनता ने बनाया देश के बड़े चुनाव में, और इन्हीं की यही नीति और नीयत के कारण। बड़ा स्पष्ट है, धारा 370 हटा करके कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को वापस स्थापित कर देंगे। पूरे देश के लोग, कोई भी हो, कश्मीर में जमीन खरीद सकता है। लद्दाख के लोग क्यों आंदोलनरत हुए? नोटबंदी से क्या फायदा हुआ? ये बिल जिसके लिए लाते हैं उसके फेवर में ना लेते हुए किसानों के लिए बिल लेकर के आए, किसानों से बात नहीं करी। अब ये वक्फ पे संशोधन लेके आ रहे हैं, वक्फ के लिए कितने मुसलमानों से बात करी? कौन सा जन अभियान किया? थोड़ा इंतजार अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बिल में क्या है क्या नहीं है। इस पर अहमद जी आप अपना जवाब दीजिएगा, थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। यश जी आपके पास हम लौट रहे हैं। अहमद जी, ठीक, कश्मीर का मुद्दा था, अहमद जी हमारे साथ। ये 2 चीजों को लेकर शायद ये जो संशोधन लाने की कोशिश की जा रही है वो 2 चीजों को लेकर, ये कि इसका मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है। लेकिन देखना ये है कि अभी आपको हर एक बोर्ड में मिलेगा कि एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट का तैनात किया हुआ होता है, जिसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है उसमें। और दूसरा, बहुत सारे चेयरपर्सन जो है, चेयरमैन जो है, वो गवर्नमेंट के तैनात किए हुए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में बहुत टाइम से सेंट्रली अपॉइंटेड चेयरपर्सन है। अगर इसमें वक्फ बोर्ड्स में, अगर हम जम्मू कश्मीर की, मैं अपनी स्टेट की बात करूंगा, अगर उसमें कहीं दिक्कत है, कोई करप्शन की बात है, कोई गलत बात है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, लोगों को लाभ नहीं हो रहा है, तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल? आप संशोधन किस चीज के लिए लाना चाहोगे? जबकि आप बहुत सारे, आप उन्हीं से शुरू करिए जहां आप खुद मैनेज कर रहे हो बोर्ड्स, अपने चेयरमैन के थ्रू, अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के थ्रू जो मैनेज कर रहे हो, पहले उनको चेक करिए। आप अपने आप को देख लीजिए, बजाय कि आप इसमें पॉलिटिकल बनाओगे, सियासत करोगे, वोट बैंक करोगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी करोगे कि कांग्रेस ने कि नहीं किया, फलानी ने नहीं किया, और मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। इंस्टेड वी गेट इनटू ऑल दिस। अगर आप रियली सीरियस हो, व्हाई डोंट यू चेक विद दो चेयरमैन एंड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कि व्हाट आर यू डूइंग? दे आर पेड फॉर इट, दे आर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, व्हाई आर दे नॉट चेकिंग इट? आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ पे कोई काम नहीं किया जा रहा, मुसलमानों के हित के लिए, तमाम जो महिलाएं हैं उनके लिए? नथिंग बियॉन्ड दैट। क्या आपको क्या लग रहा है संशोधन करके सारा सेट हो जाएगा? अगर सारा सेट होने की बात है तो फिर पूरे मुल्क में करप्शन कहीं भी नहीं है, मिसमैनेजमेंट कहीं नहीं है। अरे वहां तो देख लीजिए, आप इतनी आप तो बोर्ड के पीछे पड़े हो, आप चला रहे हो। मैं ये कहता हूं, आपकी बात हो या समाजवादी पार्टी की, दोनों की तरफ से ये कहा गया कि भाई आपके तरफ से नुमाइंदा रखा गया, लेकिन मैं कहता हूं सिस्टम जो खराबी है, सिस्टम चेंज करेंगे तो नुमाइंदा कोई भी आए, काम अच्छे से चलेगा। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए।